गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट का R5GA क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी। ये डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल वाले या सिविल वालों को भी पढ़ाया जाता है। आज से हम लोग इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअली अप्लाइड मैकेनिक्स जो होता है वो इंजीनियरिंग की बेसिक होती है। मैकेनिक्स की बेसिक जो होती है वही होती है अप्लाइड मैकेनिक्स। इस नाते इसका जो स्टडी है वो मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए कंपलसरी होता है और ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। आज से हम लोग इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन से कि अप्लाइड मैकेनिक्स होता क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स में एक वर्ड जो है वो है मैकेनिक्स। अप्लाइड ही चूंकि इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, इस नाते इसके आगे जो वर्ड आता है वो आता है अप्लाइड। मेन जो टर्म है वो है मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों, किसी भी पिंड पर लगने वाले बलों और उस पिंड पर उसके प्रभाव का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। आगे बात में, यानी यांत्रिकी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उस पिंड पर उस बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आगे बात समझ में, तो अप्लाइड इस बात में यूज हुआ क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में यूज होता है। मेन जो टर्म है वो है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। और मैंने एक बार बताया क्या कि अप्लाइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उस पिंड पर उस बलों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात समझ में, अब अगर हम लोग यहां सबसे पहली जो बात हुई है वो हुई है पिंड की। किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वो पिंड किस टाइप के हो सकते हैं। एक्चुअली अप्लाइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंतर्गत हमको जिन पिंडों को पढ़ना है, जिन ब्लॉक्स को पढ़ना है, वो जनरली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा? रिजिड बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधी पिंड। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी पिंड। अब हम लोग बात कर लेंगे रिजिड बॉडी क्या है और प्रतिरोधी पिंड क्या है, यानी रेजिस्टेंट बॉडी क्या है। जब भी हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो जनरली हम लोगों ने देखा होगा कि दो तरीके के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। पहला प्रभाव क्या कि लगाया गया बल उस पिंड के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर दे। आकार अथवा आकृति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। अच्छा, आकार और आकृति को भी हमको समझ लेना है कि आकार क्या होता है और आकृति क्या होती है। किसी वस्तु की रूपरेखा, किसी वस्तु की बनावट, किसी वस्तु को विजुअलाइजेशन, मतलब उसका वो दिखता कैसा है, ये होती है उस पिंड की, उस ब्लॉक की आकृति। और आकार क्या होता है? आकार किसी पिंड की लंबाई कितनी है, किसी पिंड की चौड़ाई कितनी है, किसी पिंड का क्षेत्रफल कितना है, ये होता है आकार। तो जब हम किसी पिंड पर बल आरोपित करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी पिंड पर बल आरोपित करें तो उसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाए या उसकी लंबाई थोड़ी सी घट जाए, उसका डायमीटर बढ़ जाए, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, या हो सकता है कि वो जिस तरीके से दिखती है उसके विजुअलाइजेशन में, उसकी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई एक ब्लॉक है, या मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये मेरी बुक है, क्या है? ये मेरी बुक है। अब अभी ये जो
लेकिन अगर मैं इस पर एक बल आरोपित करूं, अब मैं इस पर अगर बल आरोपित करूं तो ये कैसा दिख रहा है? पहले ये रेक्टेंगुलर था, अब ये रेक्टेंगुलर ना रह करके कुछ इस तरीके का। जब मैंने इस पर बल लगाया तो क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। लंबाई में इसके जो ये जो पेज है, इस पेज में के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन पहले ये जो पोर्शन था वो कैसा दिख रहा था? रेक्टेंगुलर दिख रहा था, लेकिन अब ये पोर्शन रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा, यानी इसकी रूपरेखा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो अगर मैं बात करूं रिजिड बॉडी की या मैं बात करूं रेजिस्टेंस बॉडी की, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि किसी भी पिंड पर बल लगाने पर दो तरीके के प्रभाव हम लोगों को दिखते हैं। या तो उसकी आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाए, पहली बात, या दूसरा कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन ना हो, लेकिन पिंड क्या कर जाए? विस्थापित कर जाए, पिंड में विस्थापन उत्पन्न हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं किसी एक पत्थर पर बल लगा रहा हूं, मैं एक पत्थर पर क्या कर रहा हूं? बल लगा रहा हूं, वो पत्थर टूट जाएगी। वो पत्थर अगर मैंने बल बहुत ज्यादा लगा दिया तो वो पत्थर टूट जाएगी, लेकिन उसके आकार और आकृति में जनरली कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो पिंड विस्थापित होने के लिए स्वतंत्र है तो वो क्या कर जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। आगे बात में तो किसी भी पिंड पर बल लगाने पर जो दो प्रभाव हमको दिखते हैं, या तो उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाए, या वो पिंड क्या कर जाए? विस्थापित हो जाए। तो अब हमको बात करनी है कि वो पिंड कब रिजिड बॉडी होगी और कब रेजिस्टेंस बॉडी होगी। आगे बात समझ में, तो रिजिड बॉडी वह ब्लॉक होता है, वह पिंड होता है, वह बॉडी होती है जिसकी आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता बल लगाने पर। वह पिंड अपने स्थान से क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। आगे बात सुनिए, और रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है? रेजिस्टेंट बॉडी वह बॉडी है जिसमें उस पर बल लगाने पर उसके आकार अथवा आकृति में भी क्या हो जाए? विरूपण उत्पन्न हो जाए, उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाए। अप्लाइड मैकेनिक्स में अभी जब हम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो ये सब्जेक्ट है इसमें हमको कई सारे चैप्टर पढ़ने हैं। बल क्या होता है, फोर्स क्या होती है, कपल क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। जनरली जब हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स का स्टडी करते हुए हम लोग कैसे पिंडों की बात करते हैं? रिजिड पिंड की बात करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में जनरली हम लोग रिजिड पिंड की बात करेंगे, रिजिड बॉडी की बात करेंगे, यानी कि उस पर बल आरोपित करने पर वह अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी, उसके आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं। यही जो हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, जब हम लोग सोम की बात करेंगे, मॉस की बात करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और अब उसी को सिविल में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कर दिया है। जब हम लोग स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो उतने टाइम जब हम लोग कैसे पिंड की बात करेंगे? हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी की बात करेंगे। जब हम लोग उस पिंड पर बल आरोपित करेंगे तो वो पिंड के आकार अथवा आकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, और जब वो उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाएगा तो वो पिंड उस आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का क्या करेगी? विरोध करेगी, और जब विरोध करेगी तो क्या उत्पन्न होगा? विकृति उत्पन्न होगी, और विकृति के कारण क्या उत्पन्न होगा? प्रतिबल उत्पन्न होगा। आगे बात में, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोगों को प्रतिबल और विकृति की स्टडी नहीं करनी है, हमको रेजिस्टेंट बॉडी की स्टडी नहीं करनी है। इस पूरे अप्लाइड मैकेनिक्स में हमको रिजिड बॉडी की स्टडी करनी है, यानी ऐसे पिंड की बात करनी है जब आप उस पर बल आरोपित करो तो वो अपने स्थान से विस्थापित हो जाए। आगे बात में, उसके आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन ना हो और उसमें प्रतिबल और विकृति उत्पन्न ना हो। आगे बात में, तो ये थी कि जब हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, तो वो पिंड जो हमको पढ़ना है इस अप्लाइड मैकेनिक्स में, वो पिंड कैसा होगा? रिजिड होगा। अब अगर हम लोग फर्दर जो है अप्लाइड मैकेनिक्स को डिवाइड करें, हम लोग समझ रहे हैं कि हमको अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या करना है? कैसे पिंड की बात करनी है जो कैसी होगी? रिजिड होगी, यानी उसके आकार अथवा आकृति
उसमें परिवर्तन नहीं होगा, रिजिड बॉडी की बात करें। तो चलिए हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के एक बार फिर से टॉपिक पर आते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? अप्लाइड मैकेनिक्स। अब अगर मैं फर्दर इसको क्लासिफाई करना चाहूं, मैं इसको डिवाइड करना चाहूं, तो ये दो टाइप की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्थिति विज्ञान। क्या है? स्थिति विज्ञान। और अगर मैं यही बात कर लूं डायनामिक्स की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विश्रामावस्था में स्थित किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्टैटिक्स कहते हैं। और गतिमान अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाले बलों और उसके प्रभावों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे डायनामिक्स कहते हैं। आगे बात सुनिए, स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, यानी कि जिस पिंड पर हम लोग बलों के प्रभावों का अध्ययन करेंगे, बलों का अध्ययन करेंगे, वो पिंड कैसा होगा? विरामावस्था में। और जब हम बात करेंगे डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो पिंड किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में होगा। अब अगर हम लोग डायनामिक्स को, गति विज्ञान को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करना चाहें, तो उसको क्या कहेंगे? एक को कहेंगे काइनेमेटिक्स और एक को क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स। सॉरी, दूसरे को क्या बोलेंगे? काइनेटिक्स। अब विज्ञान, गति विज्ञान की वह शाखा, ये क्या लिखा हुआ है? मत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मत लिखा। यानी विज्ञान, गति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल और केवल गति का अध्ययन किया जाए, बल और संहति का अध्ययन ना किया जाए। पिंड पर लगने वाले बलों और उसके द्रव्यमान का विचार ना किया जाए, ऐसे विज्ञान को, ऐसे गति विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। और काइनेटिक्स क्या कहते हैं? काइनेटिक्स यानी गति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंड के गति के साथ साथ उसके बलों, उस पर लगने वाले बलों और उसके द्रव्यमान पर भी विचार किया जाए, उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध गति विज्ञान। शुद्ध गति। आगे बात सुन ले, यानी इसमें पिंड पर लगने वाले बलों और उसके द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान का अध्ययन नहीं करते। हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? केवल पिंड के गति का अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं मैटर की। मैटर यानी कि द्रव्य। मैटर क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो? भार। वह पदार्थ जिसमें कुछ ना कुछ संहति हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एक डेफिनेशन और भी हम लोग मैटर का दे सकते हैं कि वह पदार्थ जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। आगे बात सुनिए, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली फंडामेंटल मैटर्स कितने हैं? तीन द्रव्य हैं जिनकी हम लोग जनरली यूज करते हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मैटर की, तो वो पहला क्या है? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव। और तीसरा क्या है? गैस। ये तीन फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर हैं, ये तीन फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मैटर हैं जिनका यूज हम लोग जनरली करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। एक चौथा फंडामेंटल मैटर भी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। आगे बात सुनिए, आपको भी ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक्चुअल में गैसियस स्टेट ही होता है। प्लाज्मा को हम लोग प्राप्त कैसे कर सकते हैं? प्लाज्मा को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर लो, किसी भी
गैस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उच्च विभवांतर आरोपित कर दो, हाई वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई कर दो, तो उसके बीच का जो मैटर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और हमारा जो पॉजिटिव न्यूक्लियर है वो अलग हो जाएगा, नाभिक अलग हो जाएगा, और जो मैटर हमको प्राप्त होगा, जो पदार्थ की अवस्था हमको प्राप्त होगी, वो कौन सी होगी? प्लाज्मा। प्लाज्मा को प्राप्त करने का एक तरीका और भी, आप किसी गैस को क्या कर दो, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर क्या कर दो, गर्म कर दो। उतने टाइम भी जब गैस की जो अवस्था होती है, जो मैटर की अवस्था है, जो गैस की अवस्था हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आप लोग सुने होंगे एलसीड एलीड जो होती है, एलसीड जो होती थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती थी, उसमें हम लोग क्या करते थे? हम लोग प्लाज्मा का यूज करते थे। दो शीशे की सीट के बीच में हम लोग क्या करते थे? गैसों को रखकर जो चमक उत्पन्न करती हो उनको बीच में डालकर उनके बीच बहुत ही हाई वोल्टेज डिफरेंस क्या कर देते थे? अप्लाई कर देते थे। आगे बात सुनिए। अच्छा, ये 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है जो हम लोग जानते हैं। कुछ स्टेट ऑफ मैटर और भी है जो बहुत किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। हम लोग ये 4 ही जानते थे कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर द्रव्य की और अवस्थाएं भी क्या हो चुकी हैं? ज्ञात हो चुकी हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं 5वें मैटर की बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टीन मैटर। बोस-आइंस्टीन मैटर ये जो है, ये एक्चुअली में 2 साइंटिस्ट का नाम है। आइंस्टीन को आप लोग जानते ही होंगे। एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्हीं दोनों लोगों ने 1924 में एक टाइप्स ऑफ मैटर यानी स्टेट ऑफ मैटर की खोज की थी और उसको इन्हीं लोगों के नाम पर क्या नाम दिया गया? बोस-आइंस्टीन मैटर। ये एक्चुअल में ये मैटर का ये स्टेट बहुत ही लो टेम्परेचर पर, हम लोगों ने परम शून्य ताप पढ़ा होगा, 0 डिग्री केल्विन, उतने टेम्परेचर पर यानी बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर जो मैटर का जो स्टेट प्राप्त होता है, जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोस-आइंस्टीन मैटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बहुत ही हाई डेंस मैटर, हाई डेंस मैटर यानी जैसे अगर मैं बोल दूं डीजेनरेट मैटर, आप लोगों ने न्यूट्रॉन तारों के बारे में सुना होगा, तारों के बारे में सुना होगा। न्यूट्रॉन, उसमें से कुछ न्यूट्रॉन तारे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तारे होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी मैटर बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाए, बहुत ही हाई प्रेशर पर अगर मैं कह दूं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाए, डेंस मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो मैटर हमको प्राप्त होता है, जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होती है, उसे हम लोग डीजेनरेट मैटर बोलते हैं। बहुत ही हाई जब डेंसिटी हो जाती है किसी भी मैटर की, तो वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है? वो तो सर्जित करने लगता है। आगे बात सुनिए। और इसी नाते अगर वो डेंस मैटर न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकाल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर। अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट मैटर। आगे बात सुनिए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर। एक मैटर और होता है, अगर मैं बात करूं, वो होता है क्वार्क गुआन। क्वार्क गुआन ये जो मैटर है, ये जो टाइप्स ऑफ मैटर है, ये एक्चुअली हमको बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी पर प्राप्त होता है। आगे बात सुनिए। बहुत ही हाई एनर्जी पर जब कोई मैटर होता है, तो उसको हम लोग उस स्टेट को क्या बोलते हैं? क्वार्क गुआन मैटर।
ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैटर, इनको हमको ज्यादा जनरली अप्लाइड मैकेनिक्स में ज्यादा पढ़ना नहीं है, इस नाते मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मैं केवल आप लोगों को बता दूं कि कुछ बेसिक मैटर होते हैं जिनको हम लोग जानते थे। जनरली हम लोग ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा ही जानते थे, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन पर कुछ नए नए मैटर्स की भी क्या कर हो चुकी है, स्टेट ऑफ मैटर की खोज हो चुकी है। आगे बात सुनिए, जैसे मैंने कहा बोस-आइंस्टीन मैटर बहुत ही लो टेम्परेचर पर, बहुत ही लो, मैं लिख देता हूं लो टेम्परेचर, जो डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डीजेनरेट मैटर ये होता है, ये बहुत ही हाई डेंसिटी पर होता है, हाई डेंसिटी। और अगर मैं बात करूं क्वार्क ग्लूऑन मैटर की, तो ये कब प्राप्त होता है, जब किसी मैटर के पास बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी। आगे बात समझ में, तो ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ मैटर है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं राशियों के बारे में कि राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो जनरली राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। पूरक को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मूल राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं वे मूल राशियां होती हैं। टोटल 7 मूल राशियां दी हैं। एक्चुअली ये आप लोग 12th में पढ़ चुके होंगे, ये केवल रिवीजन हो रहा है। बाकी आप लोग 12th में, ये 9th में से ही आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में भी इसका यूज है, इस नाते हम लोग इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। कौन कौन सी? लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब हम लोग अगर बात करें व्युत्पन्न राशियां की, तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किससे मिलकर बना हुआ है? लंबाई गुणे लंबाई से। तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, और ये मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग अगर बात करें पूरक राशियों की, तो पूरक राशियों के थ्रू 2 राशियां आती हैं, एक कोण और दूसरा घन। आगे बात सुनिए। अच्छा, इन राशियों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? मीटर के पदों में। समय को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? सेकंड के पदों में। विद्युत धारा को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर के पदों में। यानी ऐसी मतलब राशियों को जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मात्रक। और इस हिसाब से मात्रक भी 3 प्रकार के होंगे। जो मूल राशियों को व्यक्त करेंगे मूल मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और जो पूरक राशियों को व्यक्त करेंगे उन्हें पूरक मात्रक। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सदिश और अदिश राशियों की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सदिश राशियों की कि सदिश राशियां क्या होती हैं। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं विस्थापन की, त्वरण की, वेग की, बल की, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशि। अगर मैं बात करूं अदिश राशियों की, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि। आगे बात सुनिए। जैसे अगर मैं ही बात करूं तो दूरी, कार्य, चाल, ये राशियां जो हैं ये क्या कहलाती हैं?
ये राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं भार की, किसकी बात करूं मैं? भार की। भार क्या होता है? एक्चुअली भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल है, जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अब अगर बताओ, अगर मैं कह दूं, डायरेक्ट मैं कहूं कि किसी भी पिंड का वेट जो है, भार जो है वो 10 न्यूटन है। अगर उस पिंड का भार 10 न्यूटन है तो हमको ये अपने आप ही पता है कि वो जो 10 न्यूटन का बल लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। क्या इस भार के डायरेक्शन को, ये जो गुरुत्व बल है, ये जो भार है, इसके डायरेक्शन को बताने की जरूरत है? नहीं है ना। ये हमेशा सदैव किधर कार्य कर रहा है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। इसी नाते कहीं कहीं पर भार को भी क्या मान लिया जाता है? अदिश राशि मान ली जाती है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहता है कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता ना हो। अगर मैंने कहा कि इस बंदे का जो भार है वो 50 न्यूटन है, तो अपने आप वो कंसिडर है कि वो किधर की तरफ लग रहा होगा? क्षैतिज से 90 डिग्री लग रहा होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहा होगा, धरातल के लंबवत लग रहा होगा। और यही कारण है कि कभी कभी भार को हम लोग क्या मान लेते हैं? अदिश राशि मान लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे अगर मैं बात कर लूं विद्युत धारा की, अगर मैं बात कर लूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जड़त्व आघूर्ण की, तो कुछ ऐसी राशियां हैं जो कभी कभी तो सदिश की तरह बिहेव करती है। जैसे अगर हम लोग कैलकुलेशन करने लगे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कैलकुलेशन हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग धारा के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। जैसे अगर कोई दो समांतर तार हैं और उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन दोनों को एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अगर हमें उस बल का डायरेक्शन ज्ञात करना है तो हमें धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। और अगर धारा की दिशा ज्ञात होनी चाहिए तो धारा कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। लेकिन धारा जो है वो कभी कभी सदिश नियमों का पालन नहीं करती, और इस नाते विद्युत धारा को क्या मानते हैं हम लोग मानते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक्चुअल में है क्या? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा और कुछ नहीं, आवेश प्रवाह की दर, यानी एकांत समय में किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन, कितने चार्जेस आर पार आ जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, यही विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह की दर। इस हिसाब से विद्युत धारा कभी कभी अदिश राशि हो जाती है। तो कुछ ऐसी राशियां, जैसे मैंने बात की अभी विद्युत धारा की, अगर मैं बात करूं जड़त्व आघूर्ण की, तो कुछ ऐसी राशियां हैं जो कभी कभी सदिश राशियों की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभी अदिश राशियों की तरह बिहेव करती हैं। ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, दशात्मक राशि। क्या बोलते हैं? दशात्मक राशि। तो ऐसे ये 3 टाइप की राशियां जनरली होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि और टेंसर राशि। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। सदिश राशि केवल परिमाण चाहिए तो अदिश राशि, और कुछ राशियां अभी हमने बताया जैसे विद्युत धारा, जड़त्व आघूर्ण, ऐसी राशियां हैं कि जो कभी कभी सदिश की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभी अदिश की तरह बिहेव करती हैं। इस नाते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशात्मक राशि या टेंसर क्वांटिटी। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग बल से स्टार्ट करेंगे और दूसरे चैप्टर से, यानी बल के चैप्टर से हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स को डीपली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे बात में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको एक बार प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप निरंतर इस चैनल पर बनाए रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए